डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th में हिंदी विषय में हिंदी के श्रेष्ठ लेखक यशपाल के द्वारा लिखित लखनवी अंदाज नामक चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि एक लखनऊ के नवाब साहब का अंदाज क्या था, किस तरह से वो ट्रेन में बैठे हुए थे और ट्रेन में बैठ कर के उनकी गतिविधियां क्या थी, किस अंदाज में वो बातें करते थे, किस अंदाज में वह कार्य कर रहे थे, उनकी वेशभूषा क्या थी, उनका कहने का तरीका क्या था, इन सभी का वर्णन आपके इस चैप्टर में किया गया है। इसमें लेखक ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है कि लेखक जब ट्रेन में सफ़र करता है, उसने ट्रेन में सफ़र करने का मन बनाया था और उसके मन में ये विचार आया था कि यदि मुझे कुछ लिखना है तो मुझे अपने शब्द विन्यासों को बढ़ाना होगा। और शब्द विन्यास तभी बढ़ते हैं जब हम प्रकृति को देखते हैं, विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं। इसी बात का विचार करते लेखक ने ट्रेन में सफर करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया और खिड़की की तरफ बैठने का विचार किया था। इस विचार से लेखक ने किस तरह से उस नवाब साहब की बातों को सुना, उनकी वेशभूषा को देखा, उसी का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर लेखक ने अपने इस चैप्टर में किया है। इसमें पहला पैराग्राफ है कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने को उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल जो शब्द है, मुफस्सिल शब्द का अर्थ होता है अपने केंद्र से जाने के लिए। जहाँ पर वो खड़ी हुई थी ट्रेन, तो उस केंद्र से अगले बढ़ने के लिए पैसेंजर ट्रेन जिसमें यात्री लोग बैठते हैं, ऐसी पैसेंजर ट्रेन अपने स्थान से चलने के लिए उतावली हो रही थी और उतावलेपन में क्या हो रही थी, फुंकार भर रही थी। फुंकार का अर्थ होता है आवाज देना। अपने जाने के लिए आवाज दे रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। लेखक कहता है कि सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक कहता है कि मुझे अधिक दूर यात्रा नहीं करनी थी, लेकिन नई कहानी को लिखने के लिए शब्द विन्यासों की आवश्यकता होती है, नए विचारों की आवश्यकता होती है। उन विचारों को तलाशने के लिए मैंने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया और मैं खिड़की की तरफ बैठ करके वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता उसके लिए देखने के लिए व्याकुल था। उसका विचार था कि मैं जब खिड़की की तरफ बैठ करके प्राकृतिक सुंदरता को देखूंगा तो वह प्राकृतिक सुंदरता मेरे शब्द विन्यास को बढ़ाएगी और मुझे कहानी लिखने में सहायता करेगी। इसी कारण से, इसी विचार से लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। लेखक कहता है कि गाड़ी छूटने ही वाली थी, गाड़ी चलने वाली थी। स्टेशन से गाड़ी चलने के लिए आवाज लगा रही थी। मैंने भाग करके एक डिब्बे को खाली समझ करके मैंने ये विचार किया कि ये डिब्बा यात्रियों से रहित है, ये डिब्बा खाली है। तो उस खाली डिब्बे को
को समझ करके मैंने भाग करके उस डिब्बे में शरण ले ली, अर्थात मैं जाकर के उस डिब्बे में बैठ गया। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन शब्द इसमें जो प्रयोग किया गया है, निर्जन का मतलब होता है निर, इसमें दो शब्द मिलकर के बने हैं, निर प्लस जन। निर माने होता है रहित और जन माने लोग। जो लोगों से रहित होता है, जिसमें लोग नहीं होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसे स्थान को हम निर्जन कहते हैं। यदि निर्जन शब्द में यदि हमें समास देखना है कि इसमें कौन सा समास है, तो इसमें समास होगा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास होगा जहां पर पहला शब्द अव्यय होता है, वो अव्ययीभाव समास कहलाता है। इसका पहला शब्द अव्यय है, इसीलिए ये अव्ययीभाव समास होगा। तो लेखक कहता है कि वह डिब्बा जो सेकंड क्लास का डिब्बा था, जिसने लेखक ने ये समझा था कि इस डिब्बे में मैं बैठ करके अपनी कहानी के विषय में अच्छी तरह से सोच सकूंगा और खिड़की से बैठ करके बाहर की प्राकृतिक सुंदरता को अच्छी तरह से देख सकूंगा, ये उसका अनुमान गलत होगा। क्योंकि वह उस डिब्बे में ये समझ करके चढ़ा था कि ये डिब्बा खाली है, लेकिन वो डिब्बा खाली नहीं था, वहां पर भी कोई बैठा था। एक बर्थ पर लखनऊ का नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पलाथी मारे बैठे हुए थे। लेखक कहता है कि जैसे ही मैं उस डिब्बे में गया, तो डिब्बे में जाकर के मैंने ये देखा कि एक सज्जन जो लखनऊ के नवाब थे, लखनऊ की नवाबी, जिस तरह से लखनऊ के नवाब होते हैं, उस लखनऊ के नवाब के अंदाज में सफेद पोश, सफेद वस्त्र पहने हुए, जो वस्त्र पहने हुए थे वो सफेद रंग के थे। तो सफेद वस्त्रों को पहने हुए थे ऐसे व्यक्ति अपनी सुविधा को समझ करके, सुविधा उन्हें ये लग रही थी कि डिब्बे में कोई नहीं था, इसलिए पलाथी मार करके आराम से सीट पर बैठे हुए थे। सीट पर बैठे हुए थे, सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। वह जो व्यक्ति लखनवी अंदाज में बैठे हुए थे, उनके सामने दो खीरे जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, ताजे थे, उनके सम्मुख रखे हुए थे। और वो खीरे किस पर रखे हुए थे? तौलिए पर रखे हुए थे। तौलिए पर दो खीरे रखे हुए थे। वहां पर हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। लेखक कहता है कि वे सज्जन इस बात का विचार करके, यह विचार करते हुए वहां पर बैठे हुए थे कि इस डिब्बे में कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, और वह पलाथी मार करके बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही मैंने उस डिब्बे में प्रवेश किया, तो वैसे ही उनका एकांत भंग हो गया। और जब वह एकांत भंग हो गया, तो लेखक कहता है कि उनके अंदर असंतोष की भावना जागृत हो रही थी। उनके अंदर असंतोष था। असंतोष इस बात का था कि वह विचार कर रहे थे कि मैं इस डिब्बे में आराम से बैठूंगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति के आने से उनका एकांत जो था वो भग्न हो गया, एकांत टूट गया, और उनके अंदर असंतोष की भावना जागृत हो रही थी। असंतोष किसे कहते हैं? जिसके अंदर कोई संतोष ना हो, जिसके अंदर संतोष खंडित हो जाए, संतोष समाप्त हो जाए, वही असंतोष कहलाता है। तो वहां पर असंतोष की भावना समाप्त दिखाई दे रही थी। सोचा हो सकता है कि यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो और खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। लेखक कहता है कि जैसे ही मैंने उस व्यक्ति को देखा जो लखनवी अंदाज में बैठा हुआ था, मैंने उसे देखा और उसे देख करके मुझे लगा कि हो सकता है कि यह व्यक्ति भी, जिस विचार से मैं इस डिब्बे में आया हूं, उसी विचार से ये व्यक्ति भी बैठा हुआ हो, ये भी कहानी लिखने का शौकीन हो,
इसी कारण यहाँ पर एकांत में ये बैठ करके अपनी कहानी के विषय में विचार कर रहा। इस तरह से लेखक कहता है कि और वह खीरे जैसे पदार्थ को, जो अपदार्थ थे, खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु को खाने का शौकीन हो। इस तरह से लेखक का वहाँ पर अनुमान था, लेखक का वहाँ पर उस व्यक्ति को देख करके विचार हुआ।